सीए के टाइम सिर्फ 1 या 2 घंटे सोती थी। हाँ, आप जो भी दो अच्छे से दो, हाँ लाइक हाँ। आप हाफ प्रिपरेशन के साथ मत दो। मेरे ग्रैंडफादर को जब मैंने मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया बिफोर 6 मंथ, तो जून बिगनिंग में कैंसर डिटेक्ट हो गया। एंड मैं अपने ग्रैंडफादर की बहुत क्लोज थी। मेरा सीए के अंदर मुझे मेरी मार्कशीट में पास चाहिए, मैं और कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं चाहती थी। और जब एग्जाम हॉल की तरफ जा रही हूँ तब सिर्फ मुझे मेरा पेपर दिखता था कि ये पेपर है और मुझे क्लियर करना है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आज के हमारे गेस्ट है सीए पलक अग्रवाल, जिनका डे वन से क्लियर था कि उनको सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कशन करा है कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज थी जिसके कारण वो सीए क्लियर कर पाई, और वो सारी स्ट्रेटजीज आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब उनका सीए क्लियर हुआ था तो उनकी फर्स्ट जॉब लगी थी बैंकिंग सेक्टर में। तो कैसे आफ्टर 3 या 4 ईयर्स के बाद उन्होंने कैसे वो बैंकिंग सेक्टर वाली जॉब से उन्होंने ट्रांजिशन करा ऑडिट प्रोफाइल में, जो पूरी डिफरेंट होती है। तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजीज थी, उस टाइम पे किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, उन्होंने वो क्वेश्चंस कैसे हैंडल करा था, और आज वो सक्सेसफुली एक बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है। इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एज अ स्टूडेंट लाइफ, कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, फिर कैसे फर्स्ट जॉब लगी, फर्स्ट जॉब की भी बात कैसे ट्रांजिशन करा कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल में। हाय पलक। Thanks for giving me an opportunity to discuss about my journey till here. Yeah, I'm very How are excited. you? I'm so good. How are you? I'm good as well. या पलक, अपन पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट योर जर्नी। आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो सीए करना, वो कैसा थॉट प्रोसेस था कि आपको सीए करनी है, फिर आपने हर एक लेवल कैसे कैसे क्लियर करा, किस साल में क्लियर करा, आपकी इंटर्नशिप कहाँ से हुई है, प्लस आपकी इंटरव्यू फर्स्ट जॉब कैसे लगी। तो आप अपना पूरा जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करिए। ओके, सो निकिता, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लाइक मेरी फैमिली में कोई भी पहले सीए नहीं था। लाइक माई इमीडिएट फैमिली, मतलब मम्मी के साइड की फैमिली में और दादा की इमीडिएट फैमिली में। तो मेरा कभी भी सीए करने का सपना नहीं था। मुझे साइंस बायोलॉजी लेना था, मुझे डॉक्टरी करनी थी। बट उस टाइम मेरे फादर कोलकाता में रहते थे एंड मेरी मदर और मैं थे, हम ब्यावर मेरा ननियाल में, वहां से वहां पर शिफ्ट हो गई थी। तो मुझे साइंस बायोलॉजी लेना था, बट मेरे रिजल्ट आने के बाद केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए गए थे। तो वहाँ वेटिंग टाइम 15 डेज बोला था कंफर्मेशन के लिए। तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी कि लाइक वेट करूं और बाद में मुझे अगर बायोलॉजी साइंस बायोलॉजी में भी नहीं एडमिशन मिला तो दिक्कत हो जाती। तो ये आप आई 11th की थिंक बात मैंने बता उस रहे हो ना, 11th क्लास की, 10th टेन को आफ्टर हाँ। 10 ठीक है। आफ्टर हाँ। हम्म। तो उस टाइम मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अकाउंटेंसी कर ले लेती हूँ और सीए फील्ड में ज्वाइन करूंगी। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, नहीं नहीं पलक, तो आप मामा की। कहाँ से, बेसिकली आप भी बता रहे हो, आपने कहाँ से करा 10th, कहाँ से, मतलब फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं। ओके। तो मेरी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से स्कूलिंग हुई है, लाइक सम फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सम फ्रॉम गुजरात। तो लाइक मेरा 10th हुआ था नियर जोधपुर, एक टाउन है बालोतरा, वहां से। तो वहां से मेरा 9th 10th हुआ था। आफ्टर दैट हम लोग ब्यावर शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा 11th 12th वहां से हुआ। तब मुझे सब्जेक्ट लेना था आफ्टर 10th। तो साइंस बायोलॉजी मैं नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ कि मुझे ब्यावर में ही रहना था, मुझे होम सिकनेस का प्रॉब्लम था। तो मैं कोटा नहीं जाना चाहती थी मम्मी को छोड़ के। उसके बाद जब अकाउंटेंसी ले ही लिया, तो लाइक उस टाइम ये था कि अगर आप कॉमर्स फील्ड में जा रहे हो तो सीए ही टॉप माना जाता था। और मेरा ये था कि अगर मैंने चूज कर लिया तो मुझे क्लियर करना ही है। तो 11th 12th दिया अच्छे से, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ क्लासेस भी ली और देते गए। स्टार्टिंग में अकाउंट से भी फोबिया था बिकॉज साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अकाउंटेंसी मेरे लिए बिल्कुल नया था, बट विद इन 1 मंथ आई थॉट कि ये भी अच्छा है। फिर स्टार्ट किया 12th के बाद, लाइक सीपीटी, जो आफ्टर 3 मंथ्स जो फर्स्ट एग्जाम लगता हालांकि है, कौन सीपीटी से क्लियर किया साल की सीपीटी में। बात हो रही है, विच ईयर। हाँ, आई क्लियर्ड माई 12th इन 2012। उसके बाद अच्छा। जून के अंदर एग्जाम, जून 2012 में मेरा सीपीटी का एग्जाम था, उसमें मैंने क्लियर कर लिया फर्स्ट टाइम में। इनको डिस्टिंक्शन था, और लाइक पलक, आपने सीपीटी मेरा का स्कोर। प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, आपके होम टाउन ब्यावर से। हाँ, ब्यावर से ही मैंने कोचिंग लिया था उसका। और मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद मैंने आईपीसीसी के लिए मैं जोधपुर गई थी। ओके। तो मैंने डिसाइड किया था आप लाइफ में, मतलब अगर दोनों ग्रुप में साथ में देती तो मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती, सिर्फ बुक्स को ही देखती। तो मेरा ये था कि मैं सेपरेट सेपरेट ग्रुप दूंगी
बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं, ये भी सुना है कि दोनों ग्रुप साथ में देते तो क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम एफर्ट्स नहीं देंगे तो दोनों ग्रुप क्लियर नहीं होंगे, हमको देने तो दोनों में इक्वल पड़ेंगे, सेट ऑफ का बोलते, बट मेरा थॉट प्रोसेस इसमें बट डिफरेंट है तो। पलक, जैसे ऑब्वियसली आप उस टाइम बहुत छोटे हो गए, तो वो माइंडसेट कैसे बिल्ड हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोगों ने आपको बोला ही होगा कि दोनों ग्रुप दो, बट आपने जैसे आपने क्लियर कट आपने बोला कि नहीं, मुझे एक ग्रुप ही देना है, मुझे वो अननेसेसरी वो टेंशन नहीं लेनी है। बट इसके लिए ऑब्वियसली बहुत हाँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, बिकॉज आपको बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इवन आपके जो फ्रेंड्स और होएंगे वो भी बोथ ग्रुप दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपने वो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करा कि नहीं, मुझे एक सिंगल सिंगल ग्रुप ही देना है, मुझे दोनों ग्रुप नहीं देना है? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेडी थी कि मैं 6 मंथ्स के लिए वेट कर लूंगी, मुझे ओके। इतना लालच नहीं था, बिकॉज अगर मैं दोनों देती तो भी फेल होने के चांसेस थे। हम्म। और मैं उस चीज के लिए रेडी थी कि मैं 6 मंथ्स फिर से स्टडी करके सेकंड ग्रुप दे दूंगी, बिकॉज मुझे लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए था कि मैं खुद मतलब सिर्फ बुक्स में रहूंगी। और मेरे ये था कि मुझे क्लियर करना है, मैं दे के फेल होना मेरे लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरा ये है कि मुझे अंडरस्टूड। क्लियर होना है। अंडरस्टूड, मतलब आपका ये था कि तो भले का टाइम लग जाए सीए क्लियर होने में, बट मेन है क्लियर करना है, अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर, टेंशन लेकर कुछ हाँ। नहीं होगा। अंडरस्टूड। हाँ, आप जो भी दो अच्छे से दो, हाँ लाइक हाँ। आप हाफ प्रिपरेशन के साथ मत दो, ऐसा है। तो मैंने मेरा फर्स्ट ग्रुप दिया, फिर लाइक जोधपुर से कोचिंग किया था, हम्म। और लाइफ को ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस में एंजॉय करते करते दिया। फर्स्ट ग्रुप मैंने दिया, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया, फिर से मैं जोधपुर गई, सेकंड ग्रुप की कोचिंग्स करी। और इसके बीच में आर्टिकलशिप आप फर्स्ट ग्रुप के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मैंने नहीं स्टार्ट किया। मैंने सेकंड ग्रुप के पेपर्स दिए फिर से, सेकंड ग्रुप का रिजल्ट अवेटेड था, तब मैंने मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिया था। मैंने आर्टिकलशिप ब्यावर से ही किया था। ओके। तो लाइक मेरे पास ऑप्शन था बाहर जाने का, बट मुझे नहीं जाना था, लाइक मेरा मैं फैमिली से अटैच थी, तो उस हम्म। टाइम मैंने उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। ओके। तो उसके बाद मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया, आर्टिकलशिप चल रही थी, तो तो आर्टिकलशिप पलक, के साथ सेकंड साथ। ग्रुप भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, है ना? यस। और ये कौन से साल की बात यस। है? आई गेस 2013 की होगी ना, 12 लाइक में था। मेरा May 13 वाले टाइम में फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था मैंने ओके। आईपीसी का। एंड November 14 का जो पेपर दिया था उसके अंदर मेरा November 13 नवंबर का जो पेपर 13। दिया था। नवंबर हाँ। 13। हाँ। उसके यस, November 13 के पेपर में मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था। उसके बाद लाइक आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई, जो भी चल रहा था ड्यूरेशन, फिर बीच में ड्यूरिंग द टाइम सीए की कोचिंग से स्टार्ट कर ली। वो भी पहले था कि लाइक मैंने ये सोचा था 1 ईयर ब्यावर से आर्टिकलशिप करके मैं मुंबई चल जाऊंगी, बट फिर वो सब कुछ सारी फैसिलिटीज जब ब्यावर में ही मिल गई, कोचिंग्स भी मिल गई, तो क्योंकि कितना भी हम क्लासेस ले लो, सेल्फ स्टडी मैटर करती है, हम्म। तो कोचिंग्स वगैरह सब ब्यावर से लेना स्टार्ट किया तो धीरे पलक, धीरे। आपने और मेरा कोचिंग्स के लिए आपने कैसे करा? वहां पे आपके कोई ऑफलाइन टीचर्स थी या कैसे करा था? सैटेलाइट क्लासेस ली थी? हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। ओके। तो लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स थे, साथ में डिसाइड किया लाइक ये ले सकते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज खत्म कर रहे थे, जिसमें अमेंडमेंट्स कम आने के चांसेस होते हैं उन सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट किया। लाइक उस टाइम भी मेरा मतलब मेरा अटेम्प्ट November 16 में था। उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं दोनों ग्रुप साथ में दूंगी, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मेरे ग्रैंडफादर को, जब मैंने मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया बिफोर 6 मंथ, तो जून बिगनिंग में कैंसर डिटेक्ट हो गया। एंड मैं अपने ग्रैंडफादर की बहुत क्लोज थी। जून तो लाइक 2016? मैं हाँ, ओके। मेरा अटेम्प्ट November 16 हाँ में था। हाँ। तो जून 2016 में मैं मेरे ननिहाल में रहती थी, मीन्स मामा की फैमिली के साथ। उन लोगों मतलब वो लोग मुझे नहीं जाने देते थे घर पे, ऐसा है कि यहाँ पर रहो, बिकॉज वहां पर बहुत टाइम से रह रही थी, 7 इयर्स मैं वहां पर रही हूँ बिफोर सीए। तो मेरी मम्मी मेरे होम टाउन में रहती थी, मेरा होम टाउन का नेम है शिवगंज। तो जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उस टाइम मेरा ये था कि मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा अटैच थी। तो ये था कि अगर कुछ बीच में हो जाता है तो ऑफ कोर्स मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मैं स्टडी वगैरह इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ तो मैंने फैमिली में फादर ब्रदर और लाइक डिस्कस किया, और फिर कंफर्म मतलब ये डिसाइड करें कि मैं एक ही ग्रुप दूंगी, जो देना है वो अच्छे से दो, क्योंकि अ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है। तो जो प्रिपेयर करूंगी वो अच्छे से करना है। फिर प्रिपरेशन जब चल रही थी, लाइक कुछ टाइम के लिए मैंने आर्टिकलशिप से मतलब जो भी आपको टाइम छुट्टी मिलती है वो ले लिया। पर हाँ, मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि मुझे जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, फोकस। मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया, लाइक हम हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। हमने बनाया लाइक कि मुझे 3 डेज में इतना पोर्शन खत्म करना है, बट ऑफ कोर्स ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम इतना नहीं कर पाते। हम 80% तक खत्म करेंगे। तो मैं एक दिन का ग्रेस पीरियड रखती थी हमेशा। मैं टाइम टेबल में मेरा एंजॉयमेंट का टाइम भी फिक्स रखती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल आ रहा है,
तो मैं उसको भी एंजॉय करती थी, ऐसा नहीं कि बुक्स में रहती थी। मैं पढ़ाई लाइक टारगेट था कि ये खत्म करना है। मैं मॉर्निंग में, मतलब मुझे मॉर्निंग स्टडी ज्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं जल्दी उठ के 5 बजे स्टार्ट कर देती थी। लंच मतलब उसके बाद कंटिन्यू स्टडी वगैरह रहती थी। ब्रेकफास्ट लंच जो भी था, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था मुझे इसमें। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बर्थडे आया तो मुझे पता है मेरा बर्थडे स्पॉइल नहीं कर सकती स्टडी की वजह से, स्टडी भी करनी है और बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। तो मैं पहले से उस टाइम का जो वेस्टेज होने वाला है उसको मैं पहले ही कवर कर लेती। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। नहीं तो पलक, जैसे और जैसे आपने बोला आप टाइम टेबल अच्छे से बनाते थे, पर जैसे आपका क्लियर था माइंडसेट कि ठीक है थोड़ा बफर तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने 3 दिन का बनाया और 3 का वो 4 दिन भी हो सकता है। बट ऐसा जैसे मैं बहुत स्टूडेंट से बात करती हूँ, मेनली सबके क्वेरीज क्या होती ना, कि हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे आपने बोला 80-90% हो जाता है, बट काफी स्टूडेंट्स का 80-90% भी कंप्लीट नहीं होता है। दे यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, या बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो आप उन उन स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, मतलब आप क्या उनको बताना चाहोगे जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट लाइक करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं ना, टारगेट बहुत ज्यादा फिक्स कर देते हैं कि हमको 2 दिन में इतना करना है। मैं मेरा टारगेट इतना रखती थी कि जितना मैं अचीव कर पाऊँ। और मेरे साथ ये थी जब मैं कोचिंग्स भी कर रही थी, तो लाइक ये चीज मैंने मेरे फादर से सीखी है, मेरे कजिन अंकल से सीखी है। मतलब पापा बताया करते थे कि वो ऐसा करते हैं, जो आज हमें पढ़ाया है वो मैं कल रिवाइज करूंगी, कल मैं आज वाला भी पढ़ूंगी और कल जो पढ़ाया वो भी पढ़ूंगी। थर्ड डे मैं उसको तीनों स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से एंड तक पढ़ूंगी। लाइक सम 5 to 6 days आई विल रिपीट दिस। हाँ, तो जब मैं अंडरस्टूड। 7th डे 8th डे गई, तब तक मुझे फर्स्ट से जो बीच वाले पेजेस है वो मुझे टिप्स पे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझे ओके। मतलब कुछ टाइम बाद वो लाइक विद इन द माइंड में अपना आप रिवाइज कर सकते हैं, मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना, और मतलब हाँ हाँ, मतलब पलक पढ़ाया जितना उसको मैं रिवाइज समझ पा डेली रही हूँ, बेसिस पे कर आपने रही थी। रिवीजन में मेन आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया। जैसे आपने जो बताया कि बहुत लोग जो थे ना वो अनरियलिस्टिक प्लान बना लेते कि हम लोग 2 दिन में तो पूरा सब्जेक्ट ही खत्म कर देंगे, तो ऑब्वियसली बहुत ही हाँ। अनरियलिस्टिक है। तो आपने पहले सोचा, ब्रेक डाउन करा कि कितना टाइम लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ऑब्वियसली इट्स अ प्लानिंग, उसमें ऊपर नीचे तो हो ही सकती है, बट जितना हो सके उसको रियलिस्टिक रखो, खुद को ओवरबर्डन मत करो। कि ठीक है ऐसा होता है बहुत बार कि कभी अचीव हो जाते कभी नहीं होते, जैसे आप बफर टाइम भी रखते ही थे कि ठीक है ऐसा है कि मेरे 1 या 2 दिन के कुछ इवेंट्स आने 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 वाले, तो आपने हम्म। सोशल इवेंट्स भी पूरे के पूरे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, ना ही आपने स्टडीज कॉम्प्रोमाइज करी, बट आपने वो बफर टाइम रख लिया, ठीक है। और प्लस आपने, जितना मैं समझ पा रही हूँ, अपने रिवीजन में बहुत फोकस कर रहा है, ठीक है। कि मैंने आज कोई स्टडीज करी यस। तो हाँ, तो कल रिवाइज कर लिया, कल जो पढ़ा तो कल वाला कल भी करो, हमने जो पास में पढ़ा था वो भी कल रिवाइज करो, तो आपका रिवीजन इससे बहुत स्ट्रांग हो गया, और आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है वो आपका डिक्रीज हो गया, राइट। आई यस। अंडरस्टैंड, तो ये बहुत अच्छी और टेक्निक ये चीज मैंने 9th CA में, मैंने आईपीसीसी में भी यही किया था। है। मतलब फर्स्ट पेज से लाइक जब तक 70 80 पेजेस चल जाते तब तक मैं उसको रिवाइज करती थी ताकि मुझे चीजें याद हो जाए। मतलब मुझे देखने की जरूरत नहीं। और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, लाइक मैंने हम्म। कभी भी पेन और कॉपी से सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन, मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। आई यूज टू डू सीरियसली? ऑडिट ऑफ दैट। यस, सीरियस मैं नहीं प्रैक्टिकल करती थी। सब्जेक्ट्स तुमने कभी? मैंने कभी भी नहीं किया, अगर मैं करने जाऊंगी तो मैं चीजें भूल जाऊंगी। मैं सिर्फ ओ। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलती थी। क्वेश्चंस देख लेती थी, उससे समझ में आ जाता था, लेकिन स्टार्ट भी करती थी ना तो एंड तक नहीं पहुंचती थी, बस विद इन द माइंड रनिंग था। ये सब लोग नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सबका वे होता है। और जब मैं सीए कर रही थी मेरे साथ ये चैलेंजेस आए कि लाइक बिहाइंड द माइंड हमेशा मेरे दिमाग में डर था कि कुछ कॉल आ गया घर से, तो क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, उनको भी हेल्थ इश्यूज थे, और ग्रैंडफादर की तबीयत के लिए हमेशा रहता था। तो मैं उस चीज के लिए भी प्रिपेयर थी कि लाइक कभी भी कुछ भी कॉल आ सकता है, मुझे जाना पड़ेगा। और उस पीरियड में जो मेरे 6 महीने की पीरियड थे November 16 के पहले, जब भी उनका कॉल आया तो मैं गई थी उनसे मिले, चाहे एक दिन के लिए भी गई, पर मैं हमेशा जाती थी और मिल के आ जाती थी। और उसके बाद जब November 16 के एग्जाम आने वाले थे उससे पहले ही इंसिडेंट जो होना था हो गया था। उस टाइम भी गई, 2 दिन में गई, उस टाइम मैंने पढ़ाई भी करी। लाइक मेरा ये था कि किसी भी चीज से मेरे एग्जाम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और मेरा ये था कि मुझे मेरे एग्जाम में मेरी मम्मी चाहिए। लाइक मैं मम्मी के नहीं, बिना एग्जाम वन नहीं दे मिनट वन सकती मिनट हूँ। पलक, तो अभी आपने बोला कि बेसिकली आपके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे बिफोर योर एग्जाम्स, है ना? तो हाँ, October 14 को। अक्टूबर 14 को आपके नवंबर में एग्जाम्स थी, 14 अक्टूबर को हाँ, एक्सपायर हुए November थे, 1 और को आपकी एग्जाम था। नवंबर में एग्जाम्स थी। तो फिर पलक, वो उस टाइम ऑब्वियसली आप उनके बहुत क्लोज थे, ठीक है। तो वो आपने, जैसे अभी आपने बोला कि एग्जाम इफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए ना, ये इट इज नॉट इजी, राइट। अगर मैं किसी के बहुत क्लोज हूँ और वो मेरे साथ नहीं है वो पर्सन,
तो आपने उस टाइम पे इतना ज्यादा अपने मतलब ऑब्वियसली पूरा अपने कोई इंसान तो टूट जाता है ना यार, अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उस टाइम आपने कैसा भी आपने बोला कि आपके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे बिफोर जस्ट योर एग्जाम्स ना, तो उस हम्म। टाइम पे आप अपने ग्रैंडफादर कितना क्लोज भी थे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने खुद से क्या बोला या खुद आपने अपने माइंडसेट को किस तरीके से बिल्ड करा, बिकॉज ये सिचुएशन इज नॉट इजी टू हैंडल राइट। आप उनके बहुत क्लोज थी ऑब्वियसली, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए। तो उस टाइम और आपकी एग्जाम है, आपके विद इन 1 मंथ आपकी एग्जाम है, तो कैसे मैनेज करा, क्योंकि ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग भी हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, एग्जाम का स्ट्रेस भी होगा, उधर ग्रैंडफादर का भी रहेगा, तो इस टाइम पे आपने कैसे वो पूरा हसल को मैनेज करा। ये ओवर थिंकिंग का लाइक ओवर थिंकिंग मैं हूँ, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। बट इस चीज का टेंशन मैं सितंबर मिड से ले रही थी, बिकॉज उनकी तबीयत धीरे 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 लाइक खराब होती जा रही थी। और मेरा ये था कि मुझे एग्जाम में मेरी मम्मी चाहिए, और अगर मम्मी उनको छोड़ के आ जाती और पीछे से कुछ हो जाता तो लाइक मेरी मदर का रिलेशन मेरे ग्रैंडफादर के साथ हमेशा डॉटर जैसा रहा है। तो वो उनको छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो और प्लस दिवाली एग्जाम के एक दिन पहले दिवाली थी, और मैं जहां पर रहती थी वो जॉइंट फैमिली है मेरे ननियाल में, तो लाइक बहुत सारे बच्चे भी, आवाजें भी बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि लाइक आवाज नहीं आएगी, पर तो मेरा ये था कि मैं होटल में रूम लेके रहूंगी, क्या करना है, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए किसी भी हालत में, मैं अपने एग्जाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये दिमाग में चलता था कि अगर उसी पीरियड में अगर बीच में कुछ हो गया तो हाउ विल आई मैनेज द सिचुएशन। बट गॉड ने जो किया पहले ही सब कुछ कर दिया, और मेरे को जो इमोशनल सपोर्ट मिला वो मेरी फैमिली से मिला, फ्रेंड्स से मिला। और मेरे ग्रैंडफादर का यही था कि जो मेरी बेटी है वो बहुत अच्छा करेगी। तो ऑफ कोर्स इमोशनली टूट गई थी, बट मेरी फैमिली, मेरी ननिहाल वाली फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया, मतलब उसके बाद ऑफ कोर्स इफेक्ट होता था, बट मेरी प्रिपरेशन पहले ही मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग, मतलब मैं उस सिचुएशन के लिए पहले ही अपनी स्टडीज की तरफ से पूरा प्रिपेयर थी, ताकि एंड टाइम पे मैं प्रॉब्लम में ना जाऊं। मतलब ये जितना मैं सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी जितना मैं मैंने। समझ पा रही हूँ, तो आपको पता ही था कि वो होना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली योर ग्रैंडफादर वाज नॉट वेल, तो आपने कहीं ना कहीं उसको इन एडवांस में प्रिपेयर कर ही लिया था कि इन यू हैव टर्म्स टू। ऑफ स्टडीज मैंने अपने आप हाँ, को पहले ही प्रिपेयर कर अंडरस्टूड। दिया था कि लाइक मैं एंड टाइम के लिए वेट नहीं कर सकती, क्योंकि एंड में कुछ हो गया तो ऑफ कोर्स मेरी स्टडीज डिस्टर्ब होगी। उस टाइम मैं 3 दिन डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि 12th को इवनिंग में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, 14th को उनका जो भी रिचुअल्स हुआ वो हुआ। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन में 12 days रहता है, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू एग्जाम्स मैं इमीडिएटली ये जो फ्यूनरल रिचुअल्स के बाद मैं चली गई थी ब्यावर मेरे मामा के साथ। फिर वहां जाके स्टडीज करी, और दिवाली फिर मेरी मम्मी आ गई थी, लाइक जो 15 days का पीरियड रहता है उसके बाद मम्मी और पापा दोनों आ गए थे ब्यावर। क्योंकि और मेरा ये था कि लाइक 15 को आ गए, 15 days बाद आ गए थे, तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो गई। होता था कितनी बार बहुत इमोशनल हो जाती थी, बट ठीक है, मेरे को ये था कि मेरा जो फोकस था कि मुझे मेरा सीए के अंदर मुझे मेरी मार्कशीट में पास चाहिए, मैं और कुछ ऑप्शन देखना ही नहीं चाहती थी। मेरे साथ ये था कि मेरे को ये लगता था कि मैं ज्यादा सोऊंगी तो मैं सब भूल जाऊंगी, मैं उठ नहीं पाऊंगी। तो मैं मेरी सीए के टाइम सिर्फ 1 या 2 घंटे सोती थी, पर हाँ ऐसा सबको नहीं करना चाहिए, मैंने क्योंकि मतलब 1 मिनट, सीए के टाइम एज एन एग्जाम डे से पहले या पूरा थ्रू आउट द एग्जाम प्रिपरेशन, टाइम, मतलब एग्जाम जब टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम्स अपने। एग्जाम टाइम या स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन ओके, ऑफ एग्जाम टाइम। सिर्फ 1 घंटा सोते थे आप और आप बिल्कुल भी नहीं सोते थे। 1-2 घंटे। हाँ, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं ज्यादा सोऊंगी नहीं उठ पाए, बिकॉज जब तक आप नींद कंट्रोल कर लोगे तब तक ठीक है, अगर आप सो गए तो उसके बाद उठना मुश्किल होता है। और तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी जगती थी, मैं अकेली नहीं सोती थी, हाँ। मैं पेपर देने जाती थी, वो ऑफकोर्स सो जाते होंगे। तो 8 days मेरा ऐसा रहा कि 1-1.5 घंटे सोती थी। मेडिसिन वगैरह अगर जरूरत है तो ले लेती थी, पर सबको ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबकी बॉडी सेम नहीं होती है। कुछ लोगों को गलत रिएक्शंस मिल जाते हैं, इसके हम्म। इफेक्ट्स भी गलत होते हैं। उसके बाद लाइक हो गया, उसके बाद मैं श्योर थी कि लाइक मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था, मेरा एसएफएम फेवरेट सब्जेक्ट था, उसका पेपर थोड़ा बिगड़ा था, बिगड़ा इन द सेंस पेपर आउट ऑफ स्कोप आ गया, उतना सोचा नहीं था, उससे ज्यादा टिपिकल आ गया था। और मेरी प्रिपरेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई थी। बट मेरे फादर ने मुझे उस टाइम ये समझाया कि ये बिगड़ा है, मे बी इसके अंदर मार्क लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्किंग थोड़ा लीनियंसी कर सकते हैं, हम्म। इसको छोड़ दो जो हो गया, बट नेक्स्ट पेपर के लिए अपना मत बिगाड़ो। तो मैंने उसके अंदर ध्यान दिया, और मैंने पेपर्स लाइक चारों पेपर हो गए थे। फिर बाद में सेकेंड ग्रुप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, क्योंकि वो भी पेपर दिख ही रहे थे। तो कोचिंग्स मोस्टली हो चुकी थी, सिर्फ लाइक अमेंडमेंट क्लासेस लेनी थी। तो वो स्टार्ट किया सेकंड ग्रुप का, जनवरी में जब रिजल्ट आया तब मेरा रिजल्ट क्लियर था।
ओके। उसके बाद सेकंड ग्रुप का पेपर देना था, तो सेकंड ग्रुप का स्टार्ट किया। सेकंड ग्रुप में भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहा, बट हाँ मेरे साथ एक ही वीकनेस थी, मैं मेरी मदर को कहीं नहीं जाने देती थी। एग्जाम टाइम में मुझे मेरी मदर किसी भी कंडीशन में चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा था। तो सेकंड ग्रुप भी दे दिया। उसके बाद मुझे एक ध्यान था कि मेरा रिजल्ट क्लियर रहेगा, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी बहुत ज्यादा। मैंने सीए जर्नी में ये ध्यान रखा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जस्ट जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो, चाहे 100% कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा है कि जितना पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। और लाइक आप अपने नोट्स बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक शॉर्ट समरी, रोड मैप, फ्लो चार्ट वे में आप अपनी स्टडीज को याद रख सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना जरूरी है, रेदर देन मतलब सॉल्यूशन। जैसे मतलब आप अगर मैं कोई 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सिलेबस है। कवर नहीं कर पा रही हूँ तो 70-80% भी करूँ, बट जो करूँ अच्छे से करूँ विद कॉन्फिडेंट, हाँ। खुद पे हाँ, भरोसा और रखूं। फिर बेस्ड ऑन वेटेज की लाइक कितना हम्म। पोर्शन हमको बता देते, कितना वेटेज इस चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग कर लो। क्योंकि बिफोर द एग्जाम लाइक एक दिन में या 2 दिन में सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पलक, अभी हम लोग डिस्कस करते कि आपने फर्स्ट ग्रुप जो था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, सेकंड ग्रुप की आप हम्म। प्रिपरेशन करते वो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी वो एग्जाम की वन डे स्ट्रेटेजी क्या होती है? बिकॉज सीए का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हम लोग एक दिन पहले क्या रिवाइज करते ना, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ तो याद नहीं रहता है। तो आपकी वो वन डे बिफोर एग्जाम्स की क्या स्ट्रेटेजीज होती है, आपका किस टाइप का टाइम टेबल होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यस, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं क्या करती थी, लाइक चैप्टर वाइज नोट्स बना लेती थी, फॉर एग्जांपल इन चार्ट वे। और वहां पर मैं क्वेश्चन लाइक टाइप ऑफ एग्जाम, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो एक बार देखना तो पड़ता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से पेज पे, वो सब नोट करके रख लेती थी। जैसे ही कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेती थी। ये क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं देख सकते, पर अगर आप इस तरह से बना के देखें, बना हुआ रहेगा, तो आपको रेडीमेड फटाफट देखना ही रहेगा। मतलब ये मेरा आपने क्या रहता था करा प्रैक्टिकल। पलक कि कॉन्सेप्ट्स लिख लिया और कॉन्सेप्ट्स के क्रॉस रेफरेंसिंग दे दी क्वेश्चंस की, कि ये कॉन्सेप्ट अगर मुझे ये क्वेश्चन मैंने देख लिया तो ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, राइट? जितना मैं समझ पा रहा हूँ वही बोल रहा हूँ ना? अच्छा। हाँ, कॉन्सेप्ट पढ़ के हाँ। पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से पेज पे इस पैटर्न का, लाइक सिमिलर टाइप ऑफ, वो मैं हम्म। नोट करके रख लेती थी, ओके। ताकि मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद सिमिलर क्वेश्चन को रिवाइज कर लेती थी। और इतना हो जाता था, अगर आप प्रॉपरली सेट करके रखेंगे तो एक दिन में आप कवर कर सकते हैं बट कोर्स। पलक आपने वो भी कुछ स्पेसिफाई कर रखा था कि समझो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होता है, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की भी बात करूं, कितने सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो आप सारे क्वेश्चंस तो एक दिन पहले नहीं देख सकते। तो आपने कुछ वो हाँ, भी मार्क कर रखा था कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो मुझे एक दिन पहले देखना ही है, मतलब जो। जो चीजें मुझे टफ लगती थी इन हाँ। टर्म्स ऑफ स्टडी, जब मैं करती थी कि लाइक ये मुझे कॉन्सेप्चुअली इशू आ रहा है, तो उनको मैं देखती थी एग्जाम से पहले। और कुछ चीजें तो इतनी बार पढ़ने के बाद लाइक वापस जरूरत नहीं रहती थी, तो उनको नहीं करती थी। और जो लाइक कुछ क्वेश्चंस टफ है, उनको क्वेश्चंस को भी देखना पड़ता था, तो आपने वो लिस्ट लाइक बना कुछ रखी टाइप थी ऑफ ना? पैटर्न। हाँ, कि आपने वो हाँ, बना मतलब कि ये रखी थी मुझे ना एग्जाम लिस्ट। के पहले देखना है, तो वो एंड मोमेंट पे देख के जाती थी। ओके। और अपना एग्जाम से एक दिन पहले का पूरा रूटीन बताइए। जैसे आप एग्जाम देकर आ गए, 2 से 5 अपनी एग्जाम्स होती है, ठीक है? तो उसके बाद का आपका कैसा रूटीन रहता था पूरा, वो बताइए। मैं एग्जाम दे के आती थी, उसके बाद सबसे पहले 15-20 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर मैं खाना खाती थी। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे रेस्ट, मतलब आधे 1 घंटे जो भी चिल वगैरह करना है वो कर लिया। फिर 8 बजे के अप्रोक्स में पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और मैं पढ़ती रहती थी कंटिन्यू। 3-4 बजे रात को अगर 1 घंटे 1.5 घंटे सोना है तो सो जाऊंगी। ठीक है, फिर सो गई। फिर उसके बाद उठ के वापस से पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और पूरे दिन पढ़ना। मतलब मैं एग्जाम, टोटल एग्जाम से पहले 4 घंटे सोती होंगी, फ्रॉम जैसे आज एग्जाम दिया और नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, तो 2-3 घंटे मैक्सिमम इस तरह का रहता था। और मेरे साथ ये था कि मुझे टेंशन होती थी एग्जाम से पहले कि लाइक कैसे होगा, मैं आगे का पढ़ रही हूँ तो पीछे का भूल गई, ये सब रहता था। बट ये सबके साथ होता है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है, बहुत लोगों को होता था। पर मैं जब बुक्स छोड़ दिया और जब एग्जाम हॉल की तरफ जा रही हूँ, तब सिर्फ मुझे मेरा पेपर दिखता था कि ये पेपर है और मुझे क्लियर करना है, इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। उस समय सिर्फ मेरा पेपर ही मेरा लाइक फोकस्ड रहता था कि इसके सारे क्वेश्चन मैं टाइम मैनेज करके रखती थी। मैं पेपर देते वक्त ये ध्यान रखती थी कि लाइक एक पे इतना मत स्टक हो जाओ कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना पहुंच पाओ। अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होता था, स्टार्ट कर दिया बट लाइक मैं कंफ्यूज हो गई, प्लस क्वेश्चन लाइक ये होता है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट मतलब उस पे जाना है, तो हम्म। मैं स्पेस छोड़ के, सफिशिएंट अमाउंट छोड़ के सेकंड वाले पे स्टार्ट कर देती थी, जिसपे मैं क्लियर हूँ। तो क्योंकि अगर आप पलक, एक पे स्टक हो गए तो मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि मुझे इस क्वेश्चन में इतना अमाउंट, मतलब इतना टाइम स्पेंड करना? तो आप पहले अपने पास के एग्जामिनेशन घर पे पेपर सॉल्व कर रहे थे नहीं, मतलब? मैंने आज तक कभी सॉल्व नहीं किया। मैंने कोई भी लाइक अगर मैं वो सॉल्व करती तो मैं एग्जाम हॉल नहीं जाती।
मेरे क्यों? साथ ये है कि लाइक मैं नहीं बिलीव करती, क्योंकि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर तो मुझे इतना सब करने की जरूरत ही क्यों। मैंने आज तक कोई एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व नहीं किया, हाँ सर, ना ही मैं किसको सजेस्ट करती हूँ करना चाहिए, बट हाँ लोग करते हैं। बट मैंने सिर्फ हाँ रिविजन टेस्ट पेपर आरटीपी सीरीज के जो क्वेश्चन देखे थे वो मोस्टली सेम होते हैं, वो ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस के साथ कवर हो जाते हैं। बाकी मैंने आज तक कोई पास्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स के एग्जामिनेशन पेपर कभी सॉल्व नहीं तो किए, पलक, और बिना मैं पेपर देखती भी नहीं सॉल्व थी। कर रहे आपने, आपको कैसे पता पड़ा मुझे इस क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है? जैसे अभी आपने बताया कि हर एक क्वेश्चन का टाइम एलोकेट है, तो आपको वो कैसे पता पड़ा? बिकॉज अनलेस अंटिल मैं पेपर्स ही सॉल्व नहीं, जैसे मैं आपको मेरा बताती हूँ, मैंने हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट के घर पर मिनिमम 5 से 10 पेपर सॉल्व करे ही है, उसके बाद जाकर मैं अच्छे से एग्जाम में मैनेज कर पाए मेरा टाइम। बट जैसे आप नहीं सॉल्व करते तो ऑब्वियस सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। बट फिर आपको पता यस, कैसे पड़ा कि मुझे एग्जाम में इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है? वो कैसे आपने, मतलब वो कैसे समझा? क्योंकि जिस चीज पे आप क्लियर हो उसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है। आप जिस लाइक मुझे क्लियर है कि ये क्वेश्चन मुझे परफेक्टली आता है, तो मैं उसको पहले करूंगी। तो जो चीज अगर नॉर्मल इंसान 20 मिनट में कर लेता है, अगर मुझे अच्छे से आता है तो 10 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑफकोर्स 10 मिनट में कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हम्म हो सकता है। और स्पेस जब मैं छोड़ती थी तो मैं ज्यादा छोड़ देती थी, ऐसा नहीं, क्योंकि बात के पेज आप काट सकते हो, प्लीज हम्म रेफर टू नेक्स्ट पेज ये करके। तो जहां पर अटकती थी उसके चक्कर में मैं नहीं मतलब वेट करती थी, अदरवाइज वो स्टक कर देता है। बहुत लोगों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं होती, बट मुझे इश्यू नहीं आया था बिकॉज वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से था। तो कॉन्सेप्चुअल पे ही सब चल रहा था, क्योंकि मैं अगर पेपर देती तो मुझे फोबिया हो जाता पेपर से, तो मैंने वो सब नहीं, रेफर ही नहीं किया। अंडरस्टूड। तो लाइक बोलते बेसिकली थे सब पलक, कि जितना मैं करो। समझ पा रही हूँ, आपने अपना वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है, मुझे अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, यस। मैं दे सकती हूँ हाँ। पेपर। और आपने वो रिवीजन भी इतनी हाँ। स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे पूरे। तो बेसिकली हाँ। आपने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस किया था। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी, जो भी ये देख रहा है ना गाइस, हमेशा फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएगी ना, तो जैसे पलक ने बोला कि कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर मुझे पता है कि मुझे चीज मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो एग्जामिनेशन कितना घुमाकर भी क्वेश्चन क्यों क्यों ना पूछ ले, आप वो अच्छे से आंसर कर पाओगे, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो जितना हो सके ना, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग में फोकस करो। ठीक है। तो फिर पलक, एक बार आपका ये हो गया, ठीक है, आपने एग्जामिनेशन, ऐसा कभी हुआ कि कोई एग्जामिनेशन हॉल में आप पूरे ब्लैंक हो रहे हो, कोई ऐसा पेपर कि आपने प्रिपेयर किया था वो कॉस्टिंग में करके हुआ कुछ आ था गया? ऐसा। अच्छा। एसएफए में हुआ था, बट एसएफए में फिर भी एनी हाउ मैंने मैनेज कर लिया था। कॉस्टिंग का जो पेपर आया था, लाइक आईपीसीसी का कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट फाइनल का कॉस्टिंग मुझे नहीं अच्छा लगता था। बट पेपर में जाने के बाद पेपर ब्लैंक लग रहा था, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके जितना आता था, पहले तो बिल्कुल सोचा कि आज तो गई। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा अगर सोच लिया तब तो मैं ही चल जाऊंगी, ये तो सेकंड पेपर ही है, लाइक सेकंड या थर्ड पेपर होता था कॉस्टिंग का। तो उसके बाद जो जो नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ती गई, जो जो आता था वो करती गई, फिर धीरे धीरे नहीं आता था उसमें भी जो ज्यादा आता उसको पहले कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच गई और क्लियर हो गया। तो पलक, जैसे अगर मैंने पूरा स्टडीज अच्छे से करा हो, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन वो अच्छी हो, बट अगर पेपर अलग ही आ जाए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ जाए, जैसे जो पूरे ब्लैंक हो जाए, तो उस टाइम पर आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? वो आप बता सकते हो? थोड़ा टिप्स क्या देखो, देना चाहोगे स्टूडेंट्स आपको को? अपनी स्टडीज पे कॉन्फिडेंस, मतलब आपने जो भी पढ़ा उस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100% आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा पेपर में। थोड़ा पोर्शन तो आएगा, लाइक एक क्वेश्चन है उसमें बहुत टफ है, 25% तो आएगा। हम्म। पूरा पेपर कभी भी इतना ब्लैंक नहीं हो सकते, और फिर अगर पूरे ही ब्लैंक हो जाए तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको सब कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है। मतलब बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ में फोकस करो कि चलो ठीक है, पेपर तो टफ आया, तो फर्स्ट हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ना कि वीकनेस पे। हमें ये देखना है कि ठीक है, हमें कितना आ रहा है, जैसे हम लिखेंगे हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज हाँ, होता ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत अपना आप अच्छी। इंक्रीज होता हाँ जाएगा। हाँ। और लाइक क्वेश्चन में से सॉर्ट आउट, जब हमको 10 या 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं, तब ये देख लो कि कौन सा सबसे पहले मैं अपना, क्योंकि जब कॉपी चेकर चेक करता है कॉपी, तो वो किस तरह से चेक करते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग में ही क्रॉस कट ये सब मिलेगा तो वो तो हम्म समझ जाओ कि आगे। आप सबसे पहले, आपको सबसे अच्छे से जो आता है, कोई भी पेपर हो, ये ब्लैंक हो गए वो वाला नहीं, जो सबसे अच्छे से आपको आता है उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो, ताकि उसका जो आपके लिए बनेगा कि हाँ इसका तो पेपर अच्छे थे, तो उसका कॉन्फिडेंस जो आपके लिए चेक कर रहा है उसकी भी थिंकिंग ऐसी बन जाएगी कि मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ऑफकोर्स मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बट आप मतलब प्रेजेंट कैसे कर रहे हो पेपर में वो मैटर करता है। ओके, अंडरस्टूड।
तो इसमें आप थोड़ा और टिप्स स्पीड देना भी मैटर चाहोगी, करती है। प्रेजेंट एज इन आप हाँ, कैसे आप, हाँ एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब लाइक मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैंने एग्जाम के टाइम में राइटिंग पे फोकस नहीं किया, बट हाँ लाइक सब कुछ थोड़ा खुला स्पेस देते हुए लिखा, बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं कर दिया लिखते हुए, उस तरह से किया, प्लस स्पेसिंग वगैरह प्रॉपरली दी ताकि क्लियरली विजिबल हो, ताकि अगर जब मुझे ही नहीं समझ में आएगा तो सामने वाले से मैं क्या उम्मीद करूंगी कि उसको समझ में आ जाए। इस तरह से किया, यही था। और जो आता है उसको पहले अटेम्प्ट किया। 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें आप असेस कर लो कि आपको किस कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। लाइक वो 10 मिनट्स में आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। और अगर ब्लैंक भी हो जाते हो तो ब्लैंक उस टाइम आपको हिम्मत करके आगे के बारे में सोचना है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद मैं 100% मतलब फेल हो जाऊंगी, बेटर है कुछ तो अटेम्प्ट करना है, हम्म। शायद पास होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो ठीक है, आपका मतलब पूरा समझ गए। उसके बाद पलक आपका May 17 में सीए क्लियर हुआ है ना? यस। तो ठीक है। तो फिर पलक जैसा अभी आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आपका ऑब्वियसली कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था सीए का, तो आफ्टर सीए क्या था, मतलब आपने क्या, आपको जॉब करना था, मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, और आपने फिर जॉब सर्च कैसे करी सिंस आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था? तो वो इसके बाद एक्सप्लेन करिए। लाइक सीए जैसे ही क्लियर हुआ, सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते, कोई लाइक फैमिली में से कोई बोलता है खुद का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरा खुद का स्टार्ट करने का कभी भी नहीं था कि लाइक खुद का स्टार्ट करके बैठ जाओ, बिकॉज उसके लिए काफी कॉन्टेक्ट चाहिए और उसमें भी उतना ही एफर्ट्स देना पड़ता है। भैया का था, वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू बिग फोर के लिए ट्राई कर रहा था, पर मेरा ये था कि बिग फोर में नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर लाइफ को बिल्कुल स्ट्रेसफुल कर देते हैं, और इंडियन बिग फोर के बारे में ऐसा मैंने ज्यादा सुना है। तो मेरा था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, सीए बनने के बाद भी अगर मैं ऐसे स्ट्रेस में रहूंगी तो मुझे उस लाइफ में नहीं जाना, मुझे एंजॉय करते हुए जीना है। फिर आराम से 1 1.5 महीने मैंने एंजॉय किया, बिकॉज ऑलरेडी सीए की पढ़ाई करते में बहुत ज्यादा लाइफ का बैंड बजा दिया था। फिर मेरी फ्रेंड और हम लोग उस टाइम मेरे ब्रदर गुड़गांव रहते थे, तो हम लोग जॉब सर्च के पर्पज से उसने बुलाया था, तो हम दोनों गए थे। वहां पर भी हमने ट्राई किया, कहीं पर इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस थे, बट बॉन्ड सिस्टम था। ये कोई लाइक गुड सीए फॉर्म्स में थी कोई कंपनी, पर बॉन्ड सिस्टम था कि 2 इयर्स का बॉन्ड है। 1 ईयर होता है तो फिर भी समझ में आता है, 2 इयर्स का अगर बॉन्ड है तो स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्टली मना करके आ गए, दे रहे थे फिर नहीं जमा। फिर मुझे गुड़गांव एज ए सिटी भी मुझे नहीं अच्छा लगा, तो हम दोनों फिर वापस आ गए, वापस ब्यावर आ गए। फिर थोड़े टाइम बाद लाइक तब तक कुछ ऑनलाइन इंटरव्यूज दे रहे थे। उस टाइम ऑनलाइन का इतना नहीं था ट्रेंड, हाँ इतना अब टू ज्यादा हो थाउजेंड गया। सेवेंटीन में तो। पोस्ट कोविड सिचुएशन चेंज हो गई है। तो हम ये सितंबर में गए थे, उससे पहले हमने लाइक कैंपस ट्राई किया था। कैंपस में नहीं है, वो कैंपस में मोस्टली आईटी कंपनीज आती है। आई थिंक अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो भी आईटी कंपनीज में जाने में भी कुछ अच्छा ही था, शायद जो होता है उसके लिए उसके पीछे कुछ अच्छा ही रीजन होता है। फिर हम लोगों ने सितंबर में गुड़गांव गए, गुड़गांव से रिटर्न होके फिर आफ्टर दिवाली हम दोनों मुंबई चले गए थे, लाइक कुछ फ्रेंड्स। तो मुंबई के अंदर मेरी कुछ ट्रेनिंग पेंडिंग थी, वो कंप्लीट की, और साइड बाय साइड में इंटरव्यूज दे रही थी। तो मेरे साथ लाइक काफी कंपनीज के इंटरव्यूज, एक जिस दिन मेरा एडलवाइस में क्लियर हो गया था इंटरव्यू, और जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग था उसी दिन मेरी किसी और फर्म से भी मेरा इंटरव्यू था, बट ऑफ कोर्स मेरी जगह कोई भी ह्यूमन होता या कोई भी जो इंटरव्यू दे रहा है, वो यही सोचता जब आपके पास ऑफर लेटर हाथ में तो आप उसको रिजेक्ट करके दूसरे इंटरव्यू को दोगे सेम डे, एक दिन ज्वाइनिंग है और उसी दिन इंटरव्यू, तो ऑफकोर्स मैं भी ज्वाइनिंग के साथ ही गई थी, जो ऑफर लेटर था उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया, और नहीं दूसरा तो इंटरव्यू में नहीं दे पाई। बेसिकली आपने एडलवाइजेस ज्वाइन करा है ना एट द एंड? यस। तो अब पलक शायद आपका। अगर हम्म। हम्म हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर मैं अभी की सिचुएशन में होती और मेरा कोई ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होता और मुझे इंटरव्यू देना होता, तो ऑफकोर्स मैं इंटरव्यू देती, पर उस टाइम मैं बहुत नई थी, तो मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं तो 2 घंटे मैनेज करना बहुत इजी होता है, बट हाँ उस समय फेस टू फेस इंटरव्यूज होते थे, ऑनलाइन नहीं थे। अब अभी तो ऑनलाइन होते हैं, आप 2 घंटे बीच में कभी भी जाके इंटरव्यूज दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एडलवाइस ज्वाइन किया। एडलवाइस का इंटरव्यू नॉर्मल था, बहुत वैसा नहीं था, बिकॉज एज ए न्यू एज ए फ्रेशर आपसे क्या ही पूछ लेंगे, नॉर्मल लाइक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन वगैरह पूछा मुझसे, समथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स पूछा, मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह पूछ लिया, ये सब पूछा। ओके। बाकी उसके बाद आपका मैंने क्या फर्स्ट पे था लाइक फिर एडलवाइजेस में? मेरा फर्स्ट पे अप्रॉक्स 6 लाख 5.5 लाख था, सम इन क्वार्टरली इंसेंटिव था वहां पर। ओके। पर मैं पैसों के पीछे नहीं भागती थी, मेरा ये था कि
आपको खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अभी भी मेरा वही है कि आप खुश रहना ज्यादा जरूरी है। आप पैसों के पीछे भागोगे तो भागते ही रहोगे, कुछ उसके लिए लिमिट नहीं है। हम्म। फिर 2-3 महीने, मतलब 4-5 महीने मुझे लग रहा था कि मुझे चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, बट फिर भी मैं, क्योंकि लाइफ आपकी चिल क्या चल रही थी प्रोफाइल थी लाइफ में। पलक एडवाइजर्स में? व्हाट वाज द प्रोफाइल? मेरी क्रेडिट मैनेजर थी, ओके। पर्सनल लोन में क्रेडिट तो मैनेजर। आपको क्यों चेंज तो करना था? क्या मतलब कुछ दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी? मतलब मुझे लग रहा था कि ये सीए के रिलेटेड नहीं है, चेंज करना है। फिर मुझे, देखो, कोई भी जॉब पे या तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपको जॉब बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, पे बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों में से हम्म। एक चीज तो मिलनी चाहिए। मुझे दोनों ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। क्या? अगर मेरा रोल या दोनों बहुत ज्यादा अच्छा होता तो मैं रुक जाती, फिर मैं चेंज करने के लिए ट्राई करती थी। साथ में मैं मेरे ब्रदर और मेरी फ्रेंड के साथ रहती थी वहां पर। तो बहुत, ब्रदर भी जॉब के साथ स्टडीज भी कर रहे थे, वो सीएफए का। तो उस टाइम मेरा ये था कि मुझे मेरी ब्रदर की स्टडीज में सपोर्ट करना था, लाइक इमोशनल सपोर्ट, नॉट फाइनेंशियली। और तो मेरा ये था कि मेरा जॉब करना भी जरूरी है, क्योंकि उसको वहां पर भी मुझे रहना था, और मैं बॉम्बे नहीं छोड़ सकती थी। मैं मुंबई में, फर्स्ट जॉब मेरा मुंबई में था। मैं इंटरव्यूज देती थी, 1-2 महीने देती थी, ट्राई करती थी, फिर बंद। मतलब मैंने ये सोचा था 1 साल बाद से स्टार्ट करूंगी, तो मेरा November 17 में मेरा ज्वाइनिंग था। मैंने इंटरव्यूज वापस देना स्टार्ट किया था अक्टूबर, लाइक नवंबर, लाइक 2019 में स्टार्ट किया। ओके। तो उस टाइम देती थी, फिर रुक जाती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो ना, क्या जा रहा है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट लगा वहां पर, बिकॉज ऑफ टीम टीम में कुछ लोग सही नहीं थे, लाइक बैक पिचिंग वाला सिस्टम था, तो वो मेरे लिए हम्म। अलग था। पर ठीक है, मेरा ये था कि मेरा वर्क अच्छा होना चाहिए, और मैंने उस पर ही ध्यान दिया। और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते, वो चीज मैं कभी सोचती ही नहीं। तो क्या सोचते थे, 1-2 दिन जब ऐसा हुआ तब मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी, बहुत रोना भी आ रहा था। पर उसके बाद ये दिमाग लगा दिया, इधर मेरा कोई नहीं है, मुझे क्यों दिमाग लगाना है। मैं मेरे वर्क से मतलब रखती थी, वर्क कंप्लीट करती थी, घर पे आ जाती थी। क्या इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया, 1-2 महीने इंटरव्यूज दिए, बट इतना कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद मैंने 1-1.5 महीने दिया, फिर बंद कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं अभी। और काफी जगह नोटिस आता था, 3 महीने मेरा नोटिस, मतलब पहले 1 मंथ था। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब चेंज करने के लिए देखना चाहिए, उसी दिन आ गया था कि आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ्स हो गया। ओके। तो काफी जगह लाइक सेलेक्ट होने के बाद भी, लाइक 1-2 इंडस्ट्रीज में हुआ था। बट ये जो 3 मंथ का नोटिस पीरियड है वो बहुत प्रॉब्लम करता था। और जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आ रहा, आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में जाके बात नहीं कर सकते कि आप मेरा नोटिस पीरियड रिड्यूस कर दो या क्या हम्म। कर दो। तो वो सिचुएशन मैंने 3-4 कंपनी से फेस भी करी। उसके बाद कोविड सिनेरियो आ गया। कोविड सिनेरियो के अंदर भी मैंने इंटरव्यूज, लाइक 2020 में तो कुछ नहीं दिया, चल चल रही थी लाइफ, नहीं दिया। 2021 में मुझे फिर से मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। उसके लिए पहले मैं प्रिपेयर हुई, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू नहीं फेस किया मैंने। ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट रिवाइज की, क्योंकि ब्रशअप करना तो पड़ेगा पलक, आपको। आपका ये क्लियर था कि आपको सेम बैंकिंग वाली प्रोफाइल में नहीं जाना है? वो क्लियर था आपका? हाँ, ये मैं था। क्लियर हो गई कि मुझे बैंकिंग में नहीं जाना, कुछ भी हो जाए। ओके। मतलब या तो आपको प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग लगनी हम्म। चाहिए, और फिर क्या, मतलब मेरे फादर भी बैंक में, तो अगर उस लाइक नॉर्मल बैंक में भी जाती तो प्रेशर था, और फिर इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। या तो प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है, या फिर दोनों में से एक चीज होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने और लाइक जो भी प्रेशर, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, और सब हम्म। कुछ आपको, हाँ हम सीए है बट हमको सब कुछ याद नहीं रहेगा, हाँ, हमको ऑब्वियसली पलक, आपका जरूरत वो के तीन अकॉर्डिंग साल का हमको पूरा रिवाइज करना एक्सपीरियंस, पड़ेगा। मैं आपका वो सब तीन कुछ साल नहीं, का जो एक्सपीरियंस था वो आपका बैंकिंग में था ना। अगर आपको कहीं और जाना तो ऑब्वियसली आपको पूरा रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर हाँ। और एग्जाम्पल नॉर्मल भी अगर आप, हाँ। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमको कहीं कुछ भी अगर एग्जाम भी फेस करने, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, हम उसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपने जो इतना सीए में पढ़ा, उसका आप इतना सा पोर्शन, 1 या 2% का वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो लाइक मैंने पहले क्या किया, ये मेरी थिंकिंग है, आई डोंट नो कि लोग क्या सोचते हैं, कि पहले वहां इंटरव्यूज दो जहां आप कंपनी को रिजेक्ट करोगे, जहां हम्म। आपको नहीं जाना वहां दो। तो आपका उससे कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है। और मेरा ये था कि लाइक मैं ह्यूमन हूँ, सामने जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो भी ह्यूमन ही है। तो एक एक इंटरव्यू में, 1-2 इंटरव्यू में डर लगा होगा। फिर मैंने डायरेक्ट डेलॉइट वगैरह में भी इंटरव्यूज दिए थे। वो कैंपस में आई थी, बट मेरा कहाँ पर जाके अटकता था कि 3 ईयर्स हो गए, 3 ईयर 6 मंथ्स हो गए थे। तो वही सबसे बड़ा क्वेश्चन था, उसका भी आंसर प्रॉपरली होता था, बट उनका ये था कि आप क्यों चेंज कर रहे हो। हाँ, मतलब टाइम बट पीरियड हाँ आपका मेरे, था कि एक्सपीरियंस हाँ आपको पर मेरे फिर से पर्सनल रीस्टार्ट रीजंस क्यों थे, करना है। जो भी रीजंस थे वो मेरे अपने रीजंस थे।
तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है, वो पलक, काफी आपने जगह ये मैंने। इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा? इससे ये तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि अगर समझो मैं मेरी कंपनी में आपको लेना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो वही होगा कि पलक आपका 3 या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस तो एडलवाइजेज में, आप कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल चूज कर रहे हो, तो आफ्टर 3 या 4 इयर्स तो वो क्यों कर रहे हो? तो आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे मेरे टैकल? पर्सनल रीजंस भी थे। तो लाइक मैंने जो भी रीजन था, जो भी बोला वो सच बोला था कि मेरे ब्रदर सीएफए दे रहे थे, तो मुझे उसको इमोशनली फाइनेंशियली दोनों ही सपोर्ट करना था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकती थी या दूसरी सिटी में शिफ्ट नहीं हो सकती थी उस टाइम। तो हम दोनों साथ में रहते थे, बिकॉज मेरे फादर बैंकिंग में है, लाइक ही मैनेजर दैट टाइम। तो ही वॉज मैनेजर दैट टाइम। तो पापा मम्मी मैं और भैया, हम 4 लोग थे। हम सभी अलग अलग सिटीज में रहेंगे, 4 मेंबर है, 4 डायरेक्शंस में रहेंगे, तो वो मजा नहीं आता। तो मैं लोकेशन बाउंड थी उस टाइम मुंबई में, मुंबई का ही देख रही थी। तो ये भी एक जगह स्टक हो गई थी। और फिर 3 या 10 मंथ्स का रीजन भी दिया था कि लाइक मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, पर हाँ अब मैं मूव करना चाहती हूँ, अब मुझे बैंकिंग में नहीं करना है। अच्छा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बुरा था जो प्रोफाइल में थी, बट हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था। तो मैंने चेंज करने का सोचा, फिर दिए इंटरव्यूज काफी जगह हुआ, बट वही 3 या 10 मंथ पे स्टक हो जाता था। फिर फाइनली वन ऑफ द बिग फोर में इंटरव्यू दिया, वो भी क्लियर हो गया। उसने मुझे सीनियर की पोजीशन दे दी थी, बट मेरा ये था कि सिर्फ डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, आप जो भी रोल पे है आप उस रोल को मतलब जस्टिफाई एटलीस्ट कर फुलफिल सको। करो, आप अपनी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी और जस्टिफाई कर सको। मैं पैकेज के पीछे नहीं भाग रही थी, मैं डेजिग्नेशन के पीछे नहीं, क्योंकि डेजिग्नेशन और पैकेज लेके आप सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि आप एटलीस्ट आप जस्टिफाई तो करो आप किस रोल पे हो। तो मैंने ज्वाइन किया, लाइक नाउ आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर, ग्लोबल ग्लोबल एंटिटी में काम कर रही हूँ। हम्म। तो वहां पर मुझे सीनियर की पोजीशन दे रहे थे इंटरव्यू में, मैंने मना कर दिया कि लाइक अभी मैं, बिकॉज मेरा 3 या 10 मंथ डिफरेंट इंडस्ट्री में थी, डिफरेंट प्रोफाइल था, मुझे फ्रेशर के जैसे ज्वाइन करना है। टाइम के साथ अगर मुझे लगता है कि हाँ, तो यू कैन सी माई परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक एक्शन। तो तो पलक, ज्वाइन आपका पे किया। भी एज अ फ्रेशर ही होगा ना, फिर आपका वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हाँ, कंटिन्यू होएगा। नहीं हुआ, बट हाँ उस पे से लाइक उसका इंक्रीमेंट होने के बाद भी जो पे था उससे काफी ज्यादा पे मुझे बिग फोर में ओके। मिला। ओके, ठीक अंडरस्टूड। है। ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में तो वर्क फ्रॉम होम था बिकॉज कोविड सिनेरियो था। तो लाइक मैंने मेरा इंटरव्यू भी, मैं एक ट्रिप पे गई थी वहां से दिया था, लाइक फर्स्ट इंटरव्यू मैंने लाइक सडनली दे दिया। मैंने मेरा पास्ट कंपनी छोड़ के सोचा था कि 1 1.5 महीने का ब्रेक लेना है मुझे। मैं कुछ कोर्सेज करना चाहती थी और इंटरव्यूज, क्योंकि मुझे, मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी। मैंने बीच में एक आईटी कंपनी ज्वाइन की थी, बट मुझे वहां नहीं अच्छा लगा, तो मैंने विद इन द 2 मंथ्स छोड़ दिया था। मुझे वहां पर और भी ऑप्शन दे रहे थे, और भी प्रोफाइल के ऑप्शन दे रहे थे, पर मुझे नहीं रहना था उस कंपनी में। और वो लाइक वन ऑफ द गुड आईटी कंपनी, ऐसा नहीं कि नॉर्मल आईटी कंपनी, पर मैंने छोड़ दिया उधर। जिस दिन वो कंपनी लास्ट वर्किंग डे था, मेरे पास दूसरी जगह का ऑफर था, बट मुझे वो ऑफर मुझे नहीं चूज करना था। मेरे पास ऑफर लेटर था जो Feb 22 में ज्वाइनिंग था, बट मैंने उसको भी साथ में रखा कि अगर मुझे ज्वाइन करना रहा तो मैं कर लूंगी। बट बीच में मैं इंटरव्यूज दे रही थी, तो लाइक मैंने बहुत सारी कंपनीज में दिए, और फाइनली मेरा एक जगह हो गया। तो उधर ही अभी मैं काम कर रही हूँ। तो बट हाँ, जैसे, जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी तो मैंने ये ध्यान में रखा कि डरना नहीं, आपको जो आता है वो आप बोल दो। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, बिकॉज सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा वो, आपको सब कुछ थोड़ी पूछ लेगा। आपको जो आता है वही आप बताइए, मतलब जो आता है उसी टॉपिक पे आप सामने वाले को उसी तरह से आप पूछ सकते हैं, वो उसी क्वेश्चन को इन डेप्थ पूछेगा आपसे। ओके, सो पलक, जैसे अभी आप बिग फोर में काम कर रहे हो, तो अभी बहुत ज्यादा से हम्म। एना सेबेस्टियन का भी आप केस का अवेयर होगे, जो ईवाई में थी, हम्म। ठीक है? तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है बिग फोर एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो शेयर करिए। जी, लाइक मेरे साथ ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लिमिट्स बनानी कि आपको कितना करना है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, लिमिट्स बनानी, आप किसी को इतना ऑप्शन ही मत दो कि आपकी ये हालत हो जाए। मना करना सीखना पड़ता है कहीं कहीं पर, ऑफकोर्स मैं भी मना नहीं करती हूँ, बट हाँ एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको आवाज उठानी पड़ती है। बट यस, जहां पर मैं काम करती हूँ ऐसा कल्चर नहीं है। वहां पर मतलब फिक्स से कुछ टाइम बिजी पीरियड रहता है, पर हाँ आपको चीजें मैनेज करनी है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। वो यही है, मतलब टाइम मैनेज करके चलना है, यही बोल सकती हूँ। बट जैसे पलक, कभी कभी क्या होता है, अपने सीनियर्स ही, अपन ने हमें हमने वॉइस रेस कर दी, बट हमारे सीनियर्स सुनने को रेडी नहीं है, ठीक है? या हमारे मैनेजर्स, हमारा मतलब ऑब्वियसली हर टाइप के मैनेजर्स होते हैं ना,
तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आई एम श्योर आपके मैनेजर ऐसे नहीं होंगे, सिंस आपने बोला आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट काफी जनों के मैनेजर्स वैसे होते हैं कि अगर अगर वो वॉइस भी रेज करते ना, दे आर नॉट रेडी टू इवन लिसन, दे आर जस्ट सेइंग कि ये वर्क है, आपको करना ही है, और डेडलाइन स्ट्रिक्ट दे देते, वो सुनते भी नहीं। अगर हम बोल भी रहे कि दिस इज नॉट रियलिस्टिक, हमें कुछ रियलिस्टिक टाइमलाइंस दो, तो दे आर नॉट इवन रेडी टू लिसन। तो सिनेरियो में आपके साथ नहीं होता, बट मे बी किसी और टीम के साथ आपकी कंपनी में होता होगा, तो सिनेरियो में आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब क्या हमारे एज ऑफ नाउ हमारी। हमको उनके बॉसेस को, उनके मैनेजर्स को रीच आउट करना चाहिए जो हम पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या आपके पीयर्स को बताना चाहिए उस सिचुएशन के ऊपर। एंड आपको एचआर तक ले जाना चाहिए इस टॉपिक को बिफोर टेकिंग रॉन्ग स्टेप। ओके, और मतलब बिफोर बेसिकली मतलब हमें आपके जितना साथ हो कुछ सके गलत हमें हो जाए, एस्केलेट। आपको रेज कर लेना हाँ हाँ, चाहिए। जितना हो सके हमें एस्केलेट करना है इशू को। अगर मैनेजर नहीं सुनना है तो हमें सीनियर मैनेजर को रेस करना है, तो बेसिकली वी हैव टू एस्केलेट। बट पलक इसमें ये भी होता है, मेरा खुद का पर्सनल बता रही हूँ मैं ओपिनियन, क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे ही होता है कि एचआर और ये सब जो थे ना, ये मिले हुए ही होते हैं यार, आप समझो ना। ये सब मिले हुए होते हाँ, हैं, ठीक है, वो मैं मान रही हूँ, बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो शायद जितनी आपको उस जॉब की जरूरत है उतनी ही उनको भी आपकी जरूरत है। बट ठीक पलक है, ऐसे आपके नहीं पास काम बहुत करता है ऑप्शन बिग है। फोर में, ऐसे बिग फोर में वर्क नहीं होता है, बिकॉज सी मैं भी काम कर रखी हूँ ना, मुझे पता है। हम लोग जाएंगे ना, नेक्स्ट डे हमारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा। आप समझ रहे हो, बिग फोर इज समथिंग कि इधर आ बारह जाएगा वो महीने है। हायरिंग चलती, मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना कि एम्प्लॉयज छोड़ते ही और हायरिंग 12 मंथ्स चल रही है इनकी। तो ठीक है, एक चीज है कि लाइक आप काम क्यों ज्यादा कर रहे हो, फॉर ग्रोथ फॉर परफॉर्मेंस, आपको वहां स्टक हो जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है मैं इतना ही कर सकती हूँ, नहीं देना अप्रेजल मत तो नहीं देना परफॉर्मेंस। और कंप्लेंट ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं, आई अंडरस्टूड। कोई तो होगा जो सुनेगा, ऐसा नहीं कि सब लोग ही नहीं हाँ सुनेंगे। हाँ, वो तो है ही। कुछ पीयर्स लाइक आपको कुछ ग्रुपिज्म करके डिस्कस करके बताना चाहिए, एचआर तक जाना चाहिए। सब लोग नहीं मिले होंगे, कुछ कोई तो होगा जो सुनेगा। मतलब वॉइस तो रेस करनी ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा तो हम लोग कुछ बोलेगी नहीं, वी हैव टू रेज आवर वॉइस। बट हाँ, इसके ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो हमें वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो होना सकते हैं। चाहिए। हाँ, हमें वो मेंटली प्रिपेयर। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, आपका अप्रेजल रोक देंगे, अप्रेजल परफॉर्मेंस रोक बिगाड़ देंगे, देंगे। या मतलब कुछ भी हो सकता है ना पलक, मेन तो देखो यही, अप्रेजल रोक देंगे, ठीक है। या वही कि आपको इतना टॉर्चर करेगी कि आप खुद अपनी कंपनी छोड़ दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ। हाँ, तो आप अगर कंपनी छोड़ोगे तो आप ऑप्शन देखोगे, उसके बाद छोड़ोगे, हाँ। उससे पहले नहीं छोड़ोगे। हम्म। अप्रेजल रोकोगे कि आपका अप्रेजल आपकी हेल्थ से ज्यादा है, कभी भी हम्म। नहीं होगा ना। तो उसके लिए रेडी तो रहना पड़ेगा, और अगर इतना टॉक्सिक है तो आपको धीरे धीरे स्विच करने के लिए हाँ, सोच मतलब लेना चाहिए, आपको मतलब ऑप्शन कोई तो और ढूंढने ही ऑप्शन चाहिए देखना ना, वी स्टार्ट हैव कर। टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द न्यू ऑप्शंस ना। अगर बहुत टॉक्सिक, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कर पा ऑब्वियसली रहे आप तो रेस आपको ये भी करो, करना प्लस पड़ेगा। ऑप्शंस भी देख लो कि कौन कौन से ऑप्शंस हम्म। अवेलेबल है। ठीक है। और पलक अभी बहुत चल रहा था 90 आवर्स वर्क वीक का, आपको पता ही होगा, एलएनटी चेयरमैन का, फिर 70 आवर्स वर्क वीक का भी चला था नारायण मूर्ति का। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इज इट रियलिस्टिक टू वर्क 90 आवर्स पर वीक? सी, 70 आवर्स या 90 आवर्स जो हम बोल रहे हैं ना, हम कितना वर्क कर पा रहे हैं, लाइक रियल में इतना नहीं कर सकते। 90 आवर्स अगर अपन बोल रहे हैं तो क्या हम उतना दे पाएंगे? 90 आवर्स अगर हम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आउटकम होगा वो 90 आवर्स जितना नहीं होगा। जितना कर रहे हैं उतना डेडिकेशन से करो, आउटकम उतना ही होगा। लाइक मैं बिग फोर में काम कर रही हूँ तो कुछ टाइम मेरा बिजी पीरियड होता है, 12 to 14 आवर्स पे हम वीक पर डे काम करते हैं, और उसका जो आउटकम होता है वो 10 आवर्स या 11 आवर्स तक ही निकलेगा मैक्सिमम। और 90 आवर्स आप एक वीक, 1 वीक कर लोगे, मैक्सिमम 2 कर लोगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ह्यूमन हो, मशीन नहीं हो। हाँ, अंडरस्टूड। तो बेसिकली आपका वही ना, दैट ऑब्वियसली यू आर नॉट अग्री विद दिस 90 आवर्स वाला वर्क वीक, इट इज समथिंग नो, की आई बहुत ही डोंट एग्री। अनरियलिस्टिक फिर आपका टाइमलाइन। सिर्फ आप फिर सिर्फ आप काम मतलब एक मशीन बन चुके हो, आपकी हाँ, कोई मतलब देयर इज पर्सनल नो लाइफ नहीं पर्सनल है। लाइफ, फिर तो आपसे मशीन हो तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, सो पलक, एनी स्पेसिफिक एडवाइस आप किसी को देना चाहोगे जो हु वांट्स टू जॉइन बिग फोर बट बहुत डर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट, या जो भी है वर्क लाइफ बैलेंस, तो उनको आप कोई एडवाइस देना चाहोगे? सी, लाइक जब मेरा मैं ज्वाइन करने वाली थी, मेरा सीए क्लियर था, तब मेरे दिमाग में लाइक फोबिया था कि नहीं ज्वाइन करना, नहीं ज्वाइन करना, बट मैंने ग्लोबल एंटिटी ज्वाइन की है। आई फाइंड थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस रहता है, बट हाँ आपको मैनेज करना पड़ता है चीजें। तो मेरा तो टाइमिंग्स भी ऐसा है कि लाइक, और पर ये है कि अगर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे। लाइक मुझे बैक टू बैक प्रमोशन मिला है मेरी कंपनी में, और लोग सुनते हैं। आपको यही एडवाइस है कि आप अपनी लिमिट्स डिसाइड कर लो कि आपको क्या है। लालच बहुत सारा मिलेगा, अगर आप ये करोगे तो ये मिलेगा, आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। या तो आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस चूज करना है, या फिर
ग्रोथ चूज करनी है, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। दोनों साथ में हर कोई नहीं कर सकता है, टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। लिमिट्स डिसाइड कर लो, ना बोलना सीखना पड़ेगा, हर समय आप हाँ नहीं बोल सकते। मतलब अगर आप ऑलरेडी ओवरबर्डन हो, वो आपको काम दिए जा रहे, तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड से नो कि मेरे पास ऑलरेडी काम है। ओके। यस, हाँ, मतलब इस वे में बोलो कि सामने वाले को मतलब लगे कि आप रिजनेबल बोल रहे हो। हमेशा ना नहीं बोलना है, बट हाँ, जब सच में आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको ना बोलना ही पड़ेगा, तो आपको इम्पैक्ट करेगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है। सो पलक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। आई होप कि काफी स्टूडेंट्स को, काफी ऐसे लोग जिनको बिग फोर ज्वाइन करना है, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, उनको काफी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता। या